पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के चुनने से क्या लाभ हुए, है ना। इसमें हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन था शायद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अंतर बताना है प्रभाविता और अप्रभाविता में, समयुग्मजी विषमयुग्मजी में, और एक संकर और द्विसंकर में, है ना। इसमें से हमने एक संकर और द्विसंकर नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसका एनालिसिस आप लोग करिए, आप लोगों को समझ में अगर आ गया हो तो आप लोग करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और इसके लिए आपके लिए कल तक का टाइम है, आप लोग इसे बुक से देखें, कहीं से भी देखें, और अगर आपको समझ में आ गया तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यदि एक ही तरह के गुण या एलएल हम लेकर चलेंगे तो एक संकर क्रॉस रहेगा, और यदि उसमें दो तरह के गुण लेकर चलेंगे ना तो वो द्विसंकर क्रॉस रहेगा। उदाहरण आप समझा सकते हैं कि लाल पुष्प सफेद पुष्प, ये एक संकर क्रॉस का उदाहरण है। द्विसंकर क्रॉस में आप क्या समझा सकते हैं कि बीज पत्र जो था वो कैसा था, लाल, और गोल था, और बीज पत्र का रंग कैसा था, उसमें लाल या पीला था, ऐसे ही कुछ था ना। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, है ना, वो द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण है ना, तो वो आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं दोनों के अंतर में ना। तो ये सिंपल सा आंसर है, अगर आप होमवर्क में करके बताइए आप इसे। थर्ड क्वेश्चन है, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है ना। यदि किसी द्विगुणित जीन में 6 स्थल हों, मतलब वो 6 जगह से या 6 प्रकार से अलग अलग जुड़ सकता हो, है ना, तो उसमें कितने युग्मक बन सकते हैं, मतलब उससे कितने तरह के युग्मक या उन युग्मकों से कितने प्रकार की आगे संतति बन सकती है ना, ये बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, 2n का सूत्र लगाते हैं, जिसमें n क्या रहेंगे, स्थल रहेंगे। कितने स्थल हैं इसमें, 6, है ना। n की जगह हम क्या रख देंगे, 6, ठीक है। n की जगह 6 रखेंगे तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार इनटू में, तो 6 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 64। मतलब अगर इसमें द्विगुणित जीन के लिए अगर 6 स्थल होंगे तो 64 प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव हो सकता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वंशागति के गुणसूत्रवाद को किसने प्रस्तावित किया था, है ना। ये तो हम डिटेल में देख चुके हैं, इन्होंने केवल सर्टन एंड बोवेरी बताया, है ना। आपको यहाँ पे डिटेल पूरी लिखनी पड़ेगी उसकी कि सर्टन एंड बोवेरी ने क्या बताया था और कौन कौन से निष्कर्ष निकाले थे उस पे। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखो उत्परिवर्तन जैसे आप समझ लें, पहले उत्परिवर्तन होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बिंदु उत्परिवर्तन समझाऊंगा। देखिए उत्परिवर्तन में क्या होता है कि अगली पीढ़ी में कोई नए लक्षण आते हैं। कैसे लक्षण आएंगे, नए लक्षण। अब वो नए लक्षण कैसे आएंगे, मतलब सिंपल है, मैंने आपको एक बार और बताया था कि आप लोग आलसी हैं, जैसे मैं आलसी हूं और मेरे मदर फादर एक्टिव हैं, तो ये क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुआ। मतलब
अगली जनरेशन में कोई नया कैरेक्टर आया, है ना। अब वो ये जो उत्परिवर्तन है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये गुणसूत्र के कारण हो या ये जीन के कारण हो, है ना। जीन में भी हम जो बात करेंगे वो डीएनए की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? डीएनए की, है ना। अब अगर जैसे देखिए गुणसूत्र क्या है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है ना, और गुणसूत्र के अंदर कौन होते हैं? जीन होते हैं। तो मतलब जीन क्या हो गए? छोटे स्ट्रक्चर हो गए। हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो जीन क्या हो गए? छोटे स्ट्रक्चर हो गए, छोटी संरचना हो गई, है ना। अब छोटी संरचना हुई जीन, तो अगर जीन में अगर कुछ चेंज होगा, है ना, जीन में अगर कुछ चेंज होगा तो अगली पीढ़ी में हमें परिवर्तन जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? छोटा ही दिखेगा, या हम इस छोटे को कम भी बोल सकते हैं कि कम परिवर्तन दिखेगा, है ना। और गुणसूत्र में यदि चेंज होगा, है ना, मतलब 1 और 2 गुणसूत्र हैं, यहाँ पर इतना पार्ट जो है गुणसूत्र का वो हटके यदि दूसरा पार्ट लग जाए गुणसूत्र का, तो यहां पर क्या रहेगा? परिवर्तन कैसा होगा? बड़ा होगा, है ना। परिवर्तन कैसा होगा? बड़ा होगा। तो अगली पीढ़ी में जो लक्षण आएंगे या परिवर्तन आएंगे वो भी कैसे आएंगे? बड़े आएंगे, या हम बोल सकते हैं अधिक आएंगे, है ना। इसे ही बोलते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या रहेगा कि गुणसूत्र के द्वारा या जीन के द्वारा अगली पीढ़ी में आए हुए लक्षणों में परिवर्तन होना या परिवर्तन आना, उसे हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन, है ना। अब डेफिनेशन देखिए इसमें, देखिए बिंदु उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, मतलब बिंदु उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन। मतलब इसमें डीएनए की बात होगी, जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन तथा निवेशन होता है। देखो जीन उत्परिवर्तन में क्या हो रहा है? नाइट्रोजनी क्षारक का प्रतिस्थापन। नाइट्रोजनी क्षारक अगर आपने डीएनए पढ़ा होगा अच्छे से, तो नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के रहेंगे उसमें डीएनए में। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। साइड में लिखा है मैंने, है ना। अब जहां पर एडेनिन लिखा है वहां पर यदि साइटोसिन हो गया, है ना, और जहां पर साइटोसिन है वहां पर एडेनिन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन, है ना। अब इसमें कितनी प्रोसेस लग रही है? 3 अलग अलग प्रोसेस लग रही है। कौन कौन सी प्रोसेस लग रही है? ध्यान से देखिएगा। पहली प्रोसेस क्या लग रही है? प्रतिस्थापन, है ना। प्रतिस्थापन में क्या रहेगा? जो अभी मैंने बताया, एडेनिन साइटोसिन की जगह चला जाएगा, साइटोसिन एडेनिन की जगह चले जाएगा, ना। इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन, ठीक है। अब दूसरा रहेगा विलोपन। विलोपन में क्या रहेगा कि जो 4 क्षारक है इनमें से एक हट जाएगा। क्या होगा? हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? विलोपन। एक हटेगा तो 100% है कि अगली पीढ़ी में कोई नया कैरेक्टर या कोई एक कम कैरेक्टर शो होगा। कम होगा तो मतलब नया ही है। और फोर्थ क्या बोल रहा है अगला? निवेशन। निवेशन क्या रहेगा कि जैसे 4 क्षारक हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसमें एक और क्षारक जुड़ जाना, मतलब एडेनिन और जुड़ जाना अलग से, इसे हम क्या कहेंगे? निवेशन। समझ में आया, है ना। प्रतिस्थापन क्या रहेगा? एक की जगह दूसरा बैठ जाना। विलोपन मतलब एक डिलीट हो जाना, ठीक। और निवेशन मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाना। मतलब सिंपल है, यदि आप स्कूल में गए,
यदि आप स्कूल में गए, स्कूल में आपके अलग अलग पीरियड लग रहे हैं, पहला फिजिक्स का लगा तो फिजिक्स वाले टीचर आ गए, है ना। फिजिक्स वाले टीचर आपकी क्लास से हटे, वहीं पर कौन आ गए, केमिस्ट्री वाले आ गए। तो ये क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, है ना। एक टीचर हट गया, दूसरा टीचर आ गया, मतलब एक टीचर और जाएंगे कहाँ, वो जो टीचर रूम होता है, स्टाफ रूम होता है, वहां पर चले जाएंगे। मतलब स्टाफ रूम से केमिस्ट्री वाला टीचर निकला, वो क्लास में आया, क्लास से फिजिक्स वाला टीचर निकला, वो स्टाफ रूम में गया, तो वो क्या हो गया, प्रतिस्थापन। ठीक है। दूसरा है विलोपन। विलोपन मतलब कि आपको फिजिक्स वाले टीचर जो पढ़ाने आए उनका आपको समझ में नहीं आया, आपने प्रिंसिपल से जाकर बोला, प्रिंसिपल ने उन्हें हटा दिया, तो वो क्या हो गया, विलोपन। ठीक है। फिर अगला है निवेशन। निवेशन मतलब कि आपको केमिस्ट्री के दो दो टीचर मिल गए, समझ में आया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने के दो दो टीचर मिल गए, कभी वो पढ़ा देते हैं कभी वो पढ़ा देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आना, एक्स्ट्रा एड होना, उसे हम क्या कहेंगे, निवेशन। ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन डीएनए द्विगुणन समय होते हैं जब इसमें नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये कब होगा, जीन उत्परिवर्तन या डीएनए उत्परिवर्तन, जब इसमें श्रृंखलाओं का निर्माण होता है ना। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित, अर्थात डीएनए रज्जुक संश्लेषित होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में दात्र कोशिका रक्तता मतलब सिकल सेल एनीमिया रोग डीएनए के एक नाइट्रोजन क्षारक के परिवर्तन के कारण हो जाता है ना। किसके कारण होता है ये, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक के परिवर्तन के कारण। ये 6 नंबर का होता है, वेलिन अमीनो प्रोटीन होता है, डिटेल है ये, आप लोगों को उतना नहीं समझना, इसमें सुन लो बस कि 6 नंबर पे वेलिन होता है, वो फर्स्ट नंबर के जो अमीनो एसिड होता है उसको रिप्लेस कर देता है, तो छठे और पहले नंबर पे वेलिन ही हो जाता है। और अगर एक ही रहेगा तो क्या करेगा, उसको स्ट्रक्चर को कम कर देगा ना। ठीक है। तो यह है बिंदु उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पीले बीज वाले लंबे पौधे, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया इसका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे से करने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है ना। इन्होंने बोला कि लंबे हरे कितने बनेंगे और बोने हरे कितने बनेंगे, ये तो आप इजीली बता सकते हो इसमें, है ना। इसमें 2 कैरेक्टर दिए हैं, एक कैसा दिया है लंबा पीला और एक कैसा दिया है लंबा हरा। ठीक है, ठीक है। जो लंबा पीला रहेगा वो 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये है ना। फिर उस तरफ जो डिवाइड होगा वो इन दोनों का क्रॉस होगा, इन दोनों के क्रॉस से ये 4 अलग अलग तरह की स्टेप बनेंगी। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, पहले कैपिटल टी वाई बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई बनेगा, ठीक, फिर स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेगा और स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेगा। सेम वही है उसी के जैसा, स्वतंत्र अभिवन के नियम जैसा ना। इसी का ही क्रॉस चल रहा है, फर्स्ट का ही, है ना। फर्स्ट का ही क्रॉस चल रहा है कि देखो आप नहीं आया समझ में तो इधर देखो, ये फर्स्ट में क्या दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नंबर दे दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब इन्हें नंबर दे दिए, तो पहला जो क्रॉस बना गया कैपिटल टी और कैपिटल वाई का, तो 1 का 3 से हो जाएगा। फिर बना कैपिटल टी का स्मॉल वाई से, तो 1 का 4 से हो गया।
समझ में आया? मतलब 1 का 3 से हुआ, फिर 1 का ही 4 से हुआ। ठीक है, अब सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड का पहले थर्ड से होगा और फिर सेकंड का 4 से होगा, सिंपल है। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखने की ट्रिक वही रहेगी कि इसमें ऊपर नीचे आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप एक याद रख लें कि लंबा हरा किस जगह बनेंगे, बाकी क्या बनेंगे, है ना, ये आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा इसमें कि लंबा हरा कितनी जगह बनेगा, बोना हरा कितना बनेगा, बोना पीला कितना बनेगा, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसा उसमें बताया था स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में। ठीक है, और फिर इसके बाद इनमें फिनोटाइप इसमें बताया हुआ है। जब आप ये लिख लेंगे तो लंबा और हरा, जब आप ये लिख लेंगे तो लंबा और हरा इसमें 3 बनेंगे, बोना और हरा 1 बनेगा, बोना और पीला कितना बनेगा 1, तो टोटल कितने बन जाएंगे ये 8, है ना। सॉरी, ऊपर भी लिखा है लंबा तथा पीला 3 बनेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे ये 8। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें याद रखना है, बाकी क्रॉस तो आप कर ही लेंगे। आपको ये याद रखना है कि लंबा पीला कितनी जगह बनेगा, है ना, बोना पीला बोना हरा कहाँ कहाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस, है ना, एक मेल है और ये फीमेल साइन है ना, ये मेल साइन है, ये फीमेल साइन है। ठीक है, किया गया, मान लीजिए 2 स्थल सहलग्न हैं। ध्यान से सुनना, 2 स्थल कैसे हैं, सहलग्न हैं, है ना। सहलग्न है मीन्स तो क्या रहेगा, सहलग्न में क्या रहेंगे, जीन साथ में रहेंगे। अब वो उनमें क्रॉस होता है या नहीं होता है वो अलग मैटर है। तो द्विसंकर क्रॉस में A1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। ठीक है, इसमें यह बताना है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि विषम युग्मजी जनक लिए, दोनों 2 स्थल सहलग्न कैसे विषम युग्मजी जनकों का है ना। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन दिया हुआ ये कैसे जनक हैं, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी रहेंगे तो दोनों के कैरेक्टर कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, है ना। कैपिटल GL, ये स्मॉल GL, फिर कैपिटल GL और स्मॉल GL। बाकी क्रॉस तो आप फिर कर ही लेंगे, है ना। ये क्या रहेगा, ये रहेगा ग्रे और लंबा, ठीक है, और ये कैसा रहेगा, काला और बोना, है ना। इनका क्रॉस होगा, इनका क्रॉस होगा। ये जो देखिए ऊपर जो तीर लगा हुआ है, ये जो ऊपर तीर लगा हुआ है ये मेल को डिनोट करेगा, है ना, और जिनमें तीर नहीं लगा है वो फीमेल को डिनोट करेंगे। ठीक है, इनमें क्रॉस आप इजीली कर ही लेंगे, क्रॉस इजीली आप लिख भी देंगे। जहां तक मुझे याद है, आपको अगर समझ में आया होगा तो क्रॉस इजीली लिखा जाएगा ना। क्रॉस लिखना है सिंपल, 1 का पहले 3 4 से, फिर सेकंड का 3 एंड 4 से, सॉरी हाँ 1 का 3 एंड 4 से, है ना, फिर सेकंड का 3 एंड 4 से, सेम लिखना है। ठीक है, इनके बीच में जो अनुपात बनेगा वो 3:1 का अनुपात बनेगा। ठीक है, इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर खुद बनाना पड़ेगा। ये आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा कि विषम युग्मजी जनक आपको ग्रे लंबा लेना है या काला बोना लेना है ना। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपको अगर ऊपर वाली लाइन याद है तो बाकी तो आप इजीली बना दोगे। ठीक है, इसमें नीचे लिखा भी है थोड़ा सा, क्या लिखा है वो देख लें आप। दिए गए क्रॉस में G ग्रे है तथा स्मॉल g काला है,
ठीक है, कैपिटल जी कैसा है, ग्रे है, और स्मॉल जी कैसा है, काला है, को निरूपित करता है। सामान्यतः एल लंबा रहेगा और स्मॉल एल क्या रहेगा, बोना को निरूपित करेगा, है ना। द्विसंकर क्रॉस में इनके बीच क्या अनुपात आएगा, 3:1 प्रदर्शित होगा। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, कोई उसमें सिंपल ये बताया क्योंकि ऊपर हम लोग लिख चुके हैं उसे, तो जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए। टेंथ क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की व्याख्या करें, ना। ये हम लोग लिख चुके हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर है 11 क्वेश्चन, परीक्षण संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। ये भी हम लोग कर चुके हैं। 12वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान को संक्षेप में उल्लेख करें, है ना। टी.एच. मॉर्गन जहां भी आएगा वहां पर आपको क्या लिखना है, सहलग्नता, है ना। सहलग्नता किसने दी थी, टी.एच. मॉर्गन ने, और जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें टी.एच. मॉर्गन नाम आया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन नहीं करना है। 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने ये। 15th क्वेश्चन देखिए, प्रश्न इसमें बताना है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ये भी हम लोग कर चुके हैं डिटेल में, है ना। एक में अपूर्ण प्रभाविता में मिराबिलस जलापा लेना है ना, गुलाब बांस, और सह प्रभाविता में क्या लेना है, पशुओं को। सिक्सटीन क्वेश्चन, किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करें। देखिए, कल हमने आनुवांशिक विकार पढ़े थे, है ना। पहला हमने जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, टर्नर सिंड्रोम, है ना। फिर हमने क्लिनफेल्टर पढ़ा था, एडवर्ड पढ़ा था, है ना। बहुत सारे पढ़े थे, 5-6 करीब पढ़े थे। इसमें तो उन्होंने 2 ही पूछे, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं ना। अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकार हैं वही, है ना। आनुवांशिक विकार क्यों है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों के कारण परिवर्तन होता है ना। गुणसूत्रों के कारण क्या रहेगा, उस बच्चे में कहीं ना कोई विकार या कोई रोग आएगा जो हमेशा उसकी लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी थे छोटे से।